राजस्थान वर्सेस दिल्ली। दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला होने वाला है। अगर दिल्ली की टीम ये मैच हार जाती है तो फिर उनका खेल खत्म समझिए, आईपीएल खत्म समझिए, और दिल्ली की टीम उस कैटेगरी में पहुंच जाएगी जहां पर इस वक्त पर मुंबई इंडियंस और केकेआर की टीमें हैं। लेकिन अगर दिल्ली की टीम ये मैच जीतती है तो अभी मिडिल में है तो शायद मिडिल में बनी रहेगी, अपनी उम्मीदें जिंदा रखेंगे। लेकिन जैसा खेल इस टीम ने खेला है, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ये टीम इस मुकाबले को जीत सकती है या अच्छा खेल दिखा सकती है। पिछले 2 मुकाबले 264 बनाए, चेज करवा दिए, फिर एक मैच में आप 100 भी नहीं बना पाए, और जिस तरह से आपका कोलैप्स हुआ। और बात सिर्फ ये 2 मैचेस की नहीं है, आप पूरा आईपीएल देखिए। 2 पारियां समीर रिजवी ने खेल दी तो आपके कोलैप्स होने के बावजूद आप जीत गए थे। फिर डेविड मिलर की हीरोइक ने एक मैच आपको जिता दिया। एक मैच हालांकि डेविड मिलर ने हरवाया भी था, तो वो भी एक जरूर चीज़ है। बट पॉइंट इज की जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर में, आप देखिए पिछले मैच में क्या हुआ। साहिल पराग ओपन करने के लिए आ गए। इस टीम में ओपनर्स नहीं थे क्या? अभिषेक पोरल ओपन कर सकते हैं, पृथ्वी शॉ ओपन कर सकते हैं, डेजिग्नेटेड ओपनर्स हैं आपके पास। ऐसा नहीं आप किसी को मेकशिफ्ट ओपनर बना रहे थे, आपके पास डेजिग्नेटेड ओपनर थे जिनको आपने ऑक्शन में खरीदा था। फिर साहिल पराग को ओपन क्यों कराना पड़ गया? साहिल पराग तो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। महाराष्ट्र T20 लीग में जिस तरह से वो खेले थे, तो ओपन करने सडनली क्यों आ गए? मुझे नहीं पता कि वो कितना एक्सपोज हुए इस तरह की क्वालिटी ऑफ फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, बट जब भुवनेश्वर कुमार के सामने वो थे, वो साफ दिख रहा था कि गेंद आके उनके बल्ले पे टकरा रही थी खुद ब खुद। इतना लेट वो हो रहे थे, और फिर उसके बाद वैसी इन स्विंगिंग यॉर्कर डलनी ही थी भुवनेश्वर कुमार की, क्योंकि भुवी जैसा गेंदबाज ना भाप भी लेता है कि बैट्समैन कहां तक पहुंच रहा है और कहां पर मैं इसको पकड़ सकता हूं। तो उसी तरह से उन्होंने साहिल पराग को आउट किया। देखो, उनके पास काबिलियत हो सकती है, रन्स बना सकते हैं, बट जब आपकी टीम मुश्किल में है, बड़े बड़े बैट्समैन आपको मैचेस नहीं जिता पा रहे थे, तो आपने साहिल पराग को ओपन करने के लिए भेज दिया। यार, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरल, इनमें से किसी को भी भेजते और वो भी अगर फेल होते तो मैं कहता कि डिसीजन तो सही था, बट यहां पर ये डिसीजंस वैसे ही हैं जैसे डेविड मिलर का था कि उन्होंने सिंगल नहीं लिया था और उसको ब्रेन फेड मूवमेंट कहा गया था। ये साहिल पराग को ओपन कराना भी दिल्ली के लिए ब्रेन फेड जैसा ही है। फिर उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में इतने ज्यादा मिसहैप्स हुए हैं। अब नीतीश राणा जैसे खेल रहे हैं, 2 पारियां उन्होंने खेल दी, बट समहाउ नीतीश राणा के साथ आपने एक चीज देखी है कि कंसिस्टेंसी आपको कभी नहीं देंगे। नंबर 3 पर आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो कभी कभी आपके लिए कुछ अच्छी पारियां खेल देता है, बट आपको कंसिस्टेंसी भी नहीं दे रहा। शुरू में वो तो कंप्लीटली फेल हो रहा था, बट चलो बाद में लाके आपने नीतीश राणा को एडजस्ट कर लिया नंबर 3 की पोजीशन पर। वो तो आपके लिए सही हो गया, क्योंकि आपने पहले समीर रिजवी को खिलाया, समीर रिजवी फेल हुए, फिर वापस से आप नीतीश राणा को लेके आ गए। चलो, ये तो काउंटर बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं, आप एक तरह से देखो। बट अक्षर पटेल इस टीम में 4 नंबर पर बार बार बल्लेबाजी करने के लिए क्यों आ रहे हैं? देखो, पहले जब डीसी की हालत थी, जब बैट्समैन इस टीम में कम हुआ करते थे और अक्षर पटेल नीचे से रन बना रहे थे, तब अक्षर पटेल 4 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए कभी नहीं आए। जब इस टीम में बल्लेबाजों की लाइन लगी हुई है और अक्षर पटेल के खुद के रन नहीं बन रहे कहीं भी किसी भी पोजीशन पर, तब अक्षर पटेल 4 नंबर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। लॉजिक समझ रहे हैं आप? जिस सीजन अक्षर पटेल को ऊपर आके बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, उस सीजन वो कभी नहीं आए ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। जिस सीजन आपके पास बल्लेबाज ही बल्लेबाज भरे पड़े हैं, तब अक्षर पटेल 4 नंबर आके बल्लेबाजी किस लॉजिक से कर रहे हैं? मतलब डेविड मिलर जैसा बैट्समैन आपने 100 पीस में सजाने के लिए लेके रखा हुआ है कि लास्ट में आके 5-7 बॉल ही खेलेगा, मैच फंसेगा तभी जिताएगा। डेविड मिलर को अगर इन्होंने कंटिन्यूअस 4 नंबर पर बैटिंग कराई होती तो डेविड मिलर अभी एक ही मैच जिताया इनके लिए, कम से कम 2-3 मैचेस जिता सकता था और दिल्ली की टीम जो है वो अच्छी पोजीशन पे हो सकती थी। बट इन्होंने एक चीज़ आप देखिए जो मिसअंडरस्टूड की है कि कौन से प्लेयर की इंपॉर्टेंस किस नंबर पर ज़्यादा है। ये मैं सिर्फ इस टीम के साथ नहीं, बहुत सारी टीमों के साथ देखता हूँ। इन्होंने साहिल पराग को भी एनालाइज नहीं किया कि इनको कहाँ बल्लेबाजी करानी चाहिए, बस ऐसे आया मन में, आपने ओपनिंग पे भेज दिया। डेविड मिलर को फिनिशर ही खिलाना है। आज की डेट में आप देखो, डेविड मिलर थोड़ा सा स्टार्ट करने में टाइम लेते हैं, और डेविड मिलर जैसा बैट्समैन अगर थोड़ा आई इन कर ले, 4 से 10 बॉल खेल ले, तो फिर कितना डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस हो सकता है, इसका अंदाजा शायद सारी दुनिया को है, बट दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट को नहीं है। बाकी बैटिंग ऑर्डर में आप देखो, नीतीश राणा की बात हो गई, फिर ट्राइसन स्टब्स का थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस जरूर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट देखो, अगर सारे प्लेयर अच्छा कर रहे होते और टीम एक सिंक में चल रही होती तो शायद उतना क्वेश्चन नहीं होता। आशुतोष शर्मा को भी ऑन एंड ऑफ मौके मिले। सो एक तो कंसिस्टेंट मौके नहीं मिले, फिर दूसरा जिस प्लेयर को जहां मौके मिलने चाहिए थे उस हिसाब से मौके नहीं मिले, क्योंकि समीर रिजवी के साथ भी तो अनफेयर है ना। 2 मैच उन्होंने रन बनाए, वो खेले, फिर जैसे ही वो एक आधा मैच फेल हुए, आपने समीर रिजवी को ही बाहर कर दिया। मतलब ये है कि कभी आप किसी प्लेयर को इतना चढ़ा देते हैं कि ये हमारा मेन बैट्समैन है, और फिर उसके बाद उसी प्लेयर को आप ऐसे ड्रॉप कर देते हैं कि ये हमारी टीम में बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर ही नहीं है। तो काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी बैटिंग ऑर्डर में, सिलेक्शन में भी रही है, कौन सा प्लेयर कहां खेलेगा इस चीज को भी लेके
के रही है। तो बैटिंग कंप्लीटली डीसी की जो है वो उसी तरह से आपको दिखी है। जो 264 रन बन गए थे उस दिन, उसमें केएल राहुल की 152 रन की पारी थी और नीतीश राणा, आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर तो यूज ही नहीं हुआ था। बेसिकली आपके 2 ही विकेट गिरे थे ना उस दिन मैच में। फिर आप अगर अपनी गेंदबाजी पर आ जाइए, अब गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन में भी मुकेश कुमार जैसे प्लेयर आपके पास रहेंगे जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ऊपर नीचे होती रहती है। तो खैर अभी लास्ट मैच में तो आपने बाहर कर दिया, बट आपने खिला लिया काइल जेमिसन को। अब ये भी मेरे को समझ में नहीं आया कि काइल जेमिसन, पहली चीज़ तो यार आप टी20 क्रिकेट में देखो ना तो काइल जेमिसन कभी भी बहुत बड़े या प्रूवन बॉलर की कैटेगरी में वो नहीं आते हैं। एक तरफ आपको लुंगी एंगिडी का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही था और फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कम है दिल्ली की टीम के पास। अगर देखो इंडियन फास्ट बॉलर इनके पास जो थे वो सब ट्राई कर लिए थे, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी ट्राई कर लिए थे, तो फिर वहाँ पर कोई ऑप्शन इनके पास बचा नहीं था। बट मिचेल स्टार्क जिनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया है वो ज्वाइन तो कर चुके हैं, वो कब खेलेंगे? जब दिल्ली की टीम के सारे कपड़े फट चुके होंगे तब मिचेल स्टार्क खेलने के लिए आएंगे। मुझे लगता है कि इस मैच में मिचेल स्टार्क की वापसी होनी चाहिए और जैसे पैट कमिंस ने आके अपनी कप्तानी से, अपनी गेंदबाजी से इस टीम में डिफरेंस डाला है एसआरएच की टीम में, वैसे ही मिचेल स्टार्क भी डाल सकते हैं। तो अभी तो टाइम आ गया कि मिचेल स्टार्क को आप कम से कम लेके आइए और साथ में दुष्मंता चमीरा। लुंगी एंगिडी का अभी श्योर नहीं हूं कि कब तक वो वापस आ जाएंगे, बट लुंगी एंगिडी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इनकी गेंदबाजी लाइनअप में अगर देखो। बाकी अक्षर की भी गेंदबाजी बहुत खास नहीं रही है, जैसे पिछले कुछ सीजन में वो गेंदबाजी करते रहे। तो अभी तो दिल्ली की गेंदबाजी जो एक मजबूत पक्ष दिख रहा था शुरुआती मैचेस में, वो भी थोड़ा सा कमजोर दिखने लग गई है। बट उसमें से सिर्फ एक कड़ी हिली है, लुंगी एंगिडी इस टीम से बाहर गए हैं जो कि काफी डिसेप्टिव स्लोअर रन्स डाल रहे थे, मिडिल ओवर्स में भी, डेथ ओवर्स में भी, इवन नई गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो पहले तो ये लग रहा था कि लुंगी के साथ जो है वो मिचेल स्टार्क आ जाएंगे तो गेंदबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा डिपेंडेंट इंडियन फास्ट बॉलर्स के ऊपर नहीं होंगे। क्योंकि इंडियन फास्ट बॉलर में मुकेश ने अच्छी गेंदबाजी की नहीं, आकिब भी उसी तरह से रहा है उनका, सिर्फ ले दे के आपके पास एक टी नटराजन है जिन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है, उनका भी वैसा सीजन नहीं है जैसे उनका एसआरएच में 2-3 साल रहा था जिस तरह उन्होंने वहां पर परफॉर्मेंस की थी। तो अभी तो दिल्ली की बल्लेबाजी, गेंदबाजी सब कुछ ही हल्की नजर आने लग गई है सडनली। बट दूसरी तरफ जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है वो पिछले मैच में उस टीम को हरा के आ रही है जो अब तक अनबीटन थी, मतलब कि पंजाब की टीम, और बड़ा टोटल चेज डाउन करके दिखा दिया। जिस तरह से चेज हुआ तो पूरा जो बैटिंग डेप्थ थी राजस्थान रॉयल्स की वो भी टेस्ट हो गई। मैं तो शुरू से कह रहा था कि आप बिना बैटिंग डेप्थ के टी20 क्रिकेट में बड़े टोटल चेज डाउन नहीं कर सकते, आप ऐसी टीम नहीं बना सकते जो सिर्फ टॉप 3 पर डिपेंडेंट रहे। अब इन्होंने सोच बदली है और आई थिंक सही टाइम पर सोच बदल ली। अगर मान लीजिए कि पिछले मैच में वैसा ही हाल रहता, आप ये सोच नहीं बदलते, टॉप 3 पर ही डिपेंडेंट रहते, तो आप पिछला मैच किसी भी तरह से नहीं जीतने थे। फिर डोनोवन फरेरा ने आके जिस तरह की पारी खेल दी, शुभम दुबे को आप इंपैक्ट प्लेयर ले आए, शनाका को भी ले आए, तो ऑल इन ऑल अब दिखने लगा है कि ना रविंद्र जडेजा 1 नंबर नीचे पुश हो गए, आपकी बैटिंग नंबर 8 तक चली गई। और आज की मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में आपको बैटिंग डेप्थ हर हाल में चाहिए। देखो वैभव सूर्यवंशी जैसा खेल रहे हैं उसका तो कोई मैच ही नहीं है, वो हर मैच में या तो बहुत बड़ी पारी खेल जाते हैं या फिर ऐसा कैमियो खेल जाते हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट हर मैच में आपको इस साल देखने को मिला है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल वैसी लय में नहीं दिखे जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन पिछले मैच में तो उन्होंने भी एक ठीक ठाक पारी खेल दी, 50 रन उन्होंने बनाए, तो फाउंडेशन अच्छा सेट कर दिया था। दोनों ओपनर्स ने अगर आप देखो मिला के अच्छा फाउंडेशन सेट कर दिया था। रियान पराग, उनके खुद के रन नहीं बने। अब आरआर की टीम के लिए सिर्फ यही एक कंसर्न बच गया है कि रियान पराग उनके रन बन जाएं, और उससे बड़ा कंसर्न और हो गया ड्रेसिंग रूम में जो कांड हो गया, उन्होंने बैठ के वहां पे सिगरेट पी ली और वो सब विजुलाइज हो गया। उसके बाद से सोशल मीडिया पर आवाज़ें बहुत उठ रही हैं और बड़े बड़े लोग, खास करके जो मीडिया हाउस चलाते हैं, पत्रकार हैं, उन सब पे जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो पहली चीज़ मैं अपनी तरफ से बताऊं कि ये टीवी में, कैमरे में नहीं आना चाहिए, पब्लिक उसमें नहीं आना चाहिए, ये गलत तो है। बट जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं और ऐसे बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, उनसे मैं बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि वो लोग स्मोकिंग नहीं करते क्या? भाई जो करता है वो करता है, बड़ा सिंपल है, सीधा है। बस ये है कि यार कैमरे वाले को भी क्यों दिखाना है? कौन नहीं करता? अच्छा आप मेरे को ऑनेस्टली बताइए, जो वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये बहुत कॉमन है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है। बट क्या है कि वो कैमरे पर कैद हो गया, इसलिए इतना सारा जो है वो उसको लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है। अब रूल्स उसमें क्या कहते हैं? अब रूल्स में उसमें जो है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आप पब्लिक स्पेस में नहीं कर सकते। अब ड्रेसिंग रूम को पब्लिक स्पेस माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आई डोंट नो अबाउट इट। बट मेरी नज़र में ये है कि रियान पराग को वहाँ बैठ के नहीं करना चाहिए था। अब ड्रेसिंग रूम में बैठ के इस तरह की चीज़ें करते हैं, मैसेजिंग गलत जाती है, क्योंकि टीवी पर बहुत सारे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते
देखते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में भी एक छोटा बच्चा है जो 15 साल का है, तो 18 साल से कम बालों के लिए तो वैसे भी वो अलाउड नहीं है उस चीज़ के लिए। जिस तरह से उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है और जो लोग उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो लोग एक बार अपने गिरेबान में भी झांक के देख लें और सही बात करें। सिर्फ ये नहीं कि आपको हाइप क्रिएट करनी है, आपको सेंसेशन बनानी है, आपको मुद्दा मिल गया इस वजह से बात करें। बात कायदे की करें जो आप पर भी लागू होती हो, सब पर भी लागू होती हो। सही बात यही है कि वो चीज़ कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए थी, बट उसको इतना तूल देना, इतना बड़ा चढ़ा के उसको करना, ये भी गलत है साथ के साथ। चलिए क्रिकेट की बात पर वापस लौटते हैं, और क्रिकेट की बात यह है कि टीम में रियान पराग की जगह एज अ बैट्समैन जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि रन उनके नहीं बने। ये इस साल का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी उनका पूरा शान था, बल्ले से रन उनके नहीं बने। डोमेस्टिक पूरा ज़्यादातर वो खेले भी नहीं, इवन जो 50 ओवर की क्रिकेट है या रेड बॉल क्रिकेट है वो ज़्यादा इस साल खेले भी नहीं थे। लेकिन पिछले मैच में छोटा सा कैमियो आई थिंक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा थी, वहाँ पर उस तरह की पारी एक डिफरेंस तो डालती है थोड़ा बहुत। बट रियान पराग से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे वो 2 सीजन पहले संजू सैमसन के साथ मिलकर पार्टनरशिप बनाते थे, आए शुरू में थोड़ा सा वक्त लिया, रन बॉल खेले 10-12 बॉल, और उसके बाद अपने शॉट्स खेलने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी उनको जो टेम्पलेट है ना कि कैसे बल्लेबाजी करनी है, वो दोबारा से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर 4 की पोजीशन जो है वो बहुत ट्रिकी है राजस्थान रॉयल्स के लिए भी, कि यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पर प्लेयर रन बनाए। ध्रुव जोरेल ने 2 मैचेस में बनाए, बट उसके अलावा आप ध्रुव जोरेल भी नहीं बना रहे, तो ध्रुव जोरेल भी नहीं बनाएंगे, रियान पराग भी नहीं बनाएंगे, तो फिर तो कहानी फंस जाएगी। आप सिर्फ 1 या 2 बैट्समैन पर ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। हालांकि नीचे फरेरा और शुभम दुबे ने इस टीम के रन बना के काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है, बट गेंदबाजी तो देखो इनकी टॉप नॉच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा भी था पिछले मैच में कि पंजाब की बैटिंग लाइनअप को अगर कोई रोक सकता है तो फिर राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी है। और जोफ्रा आर्चर भाई साहब क्या गेंदबाजी कर रहे हैं उस विकेट पर जहां सबकी तुड़ाई हो रही है। और उस दिन जोफ्रा आर्चर जिस तरह से उनकी अब इनस्विंग अंदर आने लग गई है, शायद अभी वो टिप्पा सही मिला नहीं है। जो जोफ्रा आर्चर 2019, 20, 21 वो 2-3 साल थे, जो पीक था जोफ्रा आर्चर का एक तरह से आप कह सकते हैं, उस वक्त गेंदबाजी कर रहा था। अभी जैसे प्रभसिमरन को पिछले मैच में पहला ओवर डाल रहे थे तो बहुत बार लेग साइड निकल गई गेंद, अगर वही गेंद आके स्टंप पे फिनिश हो ना, बड़े बड़े बल्लेबाज मैं बता रहा हूं T20 के बड़े बड़े धुरंधर डिफेंस नहीं कर पाएंगे जोफ्रा आर्चर की गेंद को, अगर अच्छी गेंद पड़ के सही टिप्पे पे अंदर आ जाए। सही बता रहा हूं मैं आपको, शॉट लगाना तो बहुत दूर की बात है। प्रभसिमरन खेल रहे थे, प्रभसिमरन ने बहुत रन बनाए इस सीजन, लेकिन उसके बाद क्या हाल हो रहा था। फिर प्रियांश आर्या को देखिए, ये बड़े बैट्समैन है, रेपुटेड बैट्समैन है आज की डेट में IPL में अगर आप देखो, और इन सबको इंडियन टीम में सेलेक्ट करने की बात हो रही है। लेकिन जोफ्रा आर्चर है तो अपने आप में एक अलग प्लेयर, जब वो लय में हो और अपने फुल फ्लो में गेंदबाजी कर रहा हो, अच्छा उसके हाथ से बॉल निकल रही हो और पड़ के अंदर आ रही हो, तो ये तो हमने पहले भी देखा है। और शायद मेरे लिए तो एक ड्रीम रह गया कि जोफ्रा और बुमराह को साथ में गेंदबाजी करते हुए देखते। मुंबई इंडियंस ने खरीदा भी था, लेकिन वो उस टाइम पे इंजर्ड ही रह गए, और शायद जब आया भी मौका तो वो उस फिटनेस पे नहीं थे इस तरह की गेंदबाजी करते हुए। अभी तो जसप्रीत बुमराह का थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है, बट आई थिंक जोफ्रा आर्चर यू कैन से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर ऑफ दिस जनरेशन एटलीस्ट। नांद्रे बर्गर थोड़ा सा स्ट्रगल किए थे, क्योंकि पिछले मैच में लेंथ वगैरह को लेकर के काफी शॉर्टर साइड पर रहे, और उस वजह से उनको रन्स काफी पड़ गए थे। स्पिनर्स ने ठीक ठाक कर दिया, यशराज पुंजा को खिलाया, और यंग प्लेयर आके पहले 2 मैचेस में जिस तरह की परफॉर्मेंस दे के गया तो थोड़ा सा था, स्काउट करके लाए थे, और आई थिंक ये टैक्टिकल था। बट रवि बिश्नोई को ना खिलाना मेरे को थोड़ा शॉक भी करके गया। ब्रजेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, अपार्ट फ्रॉम लास्ट ओवर जो उनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया था। तो ऑल इन ऑल राजस्थान रॉयल्स ने ये अब किया है कि गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की की है, बल्लेबाजी में डेप्थ लेके आए हैं, इंपैक्ट प्लेयर को सेंसिबली इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम मुझे पहले से ज़्यादा बेटर बैलेंस लगने लग गई है। हाँ, गेंदबाजी में मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा टीम हल्की हुई है, लेकिन इस टीम में अब मेरे को बैलेंस जो है वो पहले से बेटर लगने लग गया है। बाकी दिल्ली की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं। विनर मेरी तरफ से तो राजस्थान रॉयल्स है। आप लोग की तरफ से कौन सी टीम ये मैच जीत रही है कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।